चर्चा में के प्रायोजक हैं देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, एमडीएच की देगी मिर्च। नमस्कार। लाखों रेहड़ी पटरी वालों और छोटे दुकानदारों के लिए है बड़ी खुशखबरी, क्योंकि केंद्र सरकार ने किया है उनके लिए बड़े फायदे का ऐलान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को बढ़ाकर अब मार्च 2030 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले से करीब 1 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को फायदा होगा और आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना के पुनर्गठन और ऋण अवधि को 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च 2030 तक करने को मंजूरी दे दी है। इस योजना के लिए कुल अगर हम बात करें 7,332 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, यानी कि ये राशि खर्च की जाएगी। इसका लक्ष्य है 1 करोड़ 15 लाख लाभार्थियों को कवर करना, जिसमें 50 लाख नए लाभार्थी भी शामिल होंगे। योजना का क्रियान्वयन आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय और वित्तीय सेवाएं विभाग संयुक्त रूप से करेंगे। इसमें लाभार्थियों को बैंक और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण और रुपे क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिलेगी। ऋण की पहली किस्त की धनराशि भी बढ़ा दी गई है। ये 10,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई है। दूसरी किस्त भी बढ़ाई गई है, 20,000 से बढ़ाकर ये 25,000 रुपये कर दी गई है, जबकि तीसरी किस्त पहले ही तरह 50,000 रुपये पर यथावत रहेगी। लाभार्थियों को यूपीआई लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड और डिजिटल लेन देन पर 1,600 रुपये तक का कैशबैक का फायदा भी मिलेगा। इसके अलावा स्वनिधि से समृद्धि घटक के तहत मासिक लोक कल्याण मेले आयोजित किए जाएंगे, ताकि स्ट्रीट वेंडर्स और उनके परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा सके। कोविड-19 महामारी के समय शुरू हुई ये योजना अब तक 68 लाख से ज्यादा वेंडर्स तक पहुंच चुकी है और 96 लाख से अधिक ऋण इसमें वितरित किए जा चुके हैं और अब इसका विस्तार किया गया है और विस्तार के साथ कई अन्य प्रावधान भी किए गए हैं। क्या कुछ इसका असर होगा, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। शिशिर सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं। शिशिर, बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले योजना की जो अवधि बढ़ाई गई है और इसमें जो किस्त हैं उनकी भी राशि बढ़ाई गई है, 2 किस्त की, उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या कुछ इसका असर होगा और कितने 50 लाख और नए लोग इसमें शामिल करने की बात कही गई है? देखिए, जब ये योजना शुरू की गई थी कोविड के समय में, उस समय में जो एक बड़ी परेशानी में ये जो फुटकर व्यापारी कारोबारी कह लीजिए, जो कि सड़कों पर रेहड़ी पटरी पर अपना कारोबार लगाते हैं, क्योंकि उस समय पर चूंकि लॉकडाउन की स्थिति थी, कोई सामान बेचने का साधन नहीं था और अचानक से आप ई कॉमर्स पे शिफ्ट नहीं कर सकते थे। हालांकि विकल्प था, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है कि एक सड़क पे लगाने वाला एक रेहड़ी पटरी व्यापारी जो है वो ई कॉमर्स पे जाकर के सामान बेचेगा। तो ये एक योजना शुरू की गई जिसमें 2 बातों का विशेष ध्यान दिया गया। पहला तो ये कि अनुशासन बना रहे, यानी कि आप अगर समय पर कर्ज की किस्त अदा कर देते हैं तो आपको दूसरी किस्त लेने में सहूलियत होगी। दूसरी किस्त का भी अगर समय पर भुगतान कर देते तो तीसरी किस्त लेने में सहूलियत होगी। तो अभी तक जैसा आपने संख्या बताया कि लगभग 96 लाख जो है वो कर्ज अब तक बांटे गए हैं और लगभग 68 लाख जो हैं वो रेहड़ी पटरी के जो व्यापारी कारोबारी हैं उनको ये फायदा हुआ है। और रकम भी अगर आप देखें तो लगभग 14,000 करोड़ रुपए की रकम है, जो कि कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। तो अब ये जो 2030 तक इस योजना की अवधि बढ़ाई गई, इसकी मियाद बढ़ाई गई है, इसके पीछे एक बड़ी सोच ये है कि जो अभी एक निश्चित स्तर पर आए हैं उनको और आगे बढ़ने का मौका मिल सके। होता क्या है कि आपने अगर बीच में उनको छोड़ दिया और अभी उनको कारोबार व्यवसाय बढ़ाने का उनका मौका उनको नहीं मिला, तो फिर उनका जो व्यवसाय है वहीं पे ठप हो जाता है, वहीं पे रुक जाता है। तो विस्तार करने के लिए एक कोशिश की गई है और जैसा कि इसमें जो रकम है, पहली किस्त, दूसरी किस्त और पहली और दूसरी किस्त की, उसे बढ़ाई गई है। तीसरी किस्त जो है वो 50,000 रुपए के ऊपर ही बनी रहेगी। तो मुझे लगता है कि एक
एक व्यावसायिक जगत में जो हमारे बिल्कुल ग्रासरूट के जो जमीनी स्तर के जो कारोबारी व्यापारी हैं, जो बहुत ही छोटे स्तर पर कारोबार करते हैं, उनको स्वावलंबी बनाने की दिशा में ये एक अहम कदम है। बिल्कुल, स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। और एक सवाल ये भी उभर कर आता है, जितने छोटे कारोबारी हैं किस तरह से वो बड़े स्तर पर पहुंच सकें, इसकी भी एक कवायद इसमें दिखाई देती है। और इसमें यूपीआई लिंक्ड रुपे कार्ड की जहां तक बात की गई है या जो बैंक संबंधी प्रावधान किया गया है, बहुत बार ये चैलेंजेस आते थे कि आकस्मिक ऋण की ज़रूरत जो छोटे कारोबारियों को पड़ती थी, अब उसको लगता है कि उसका एक समाधान जो है इसके ज़रिए किया जा सकेगा। बिल्कुल, देखिए अभी आप देखेंगे कि सड़कों पे जितने भी रेहड़ी पटरी पे कारोबारी हैं, उनके यहाँ आपको यूपीआई का एक स्कैनर जरूर मिलता है। कोशिश भी करते हैं कि आप अगर भुगतान करना चाहते हैं तो आप उसके जरिए करें। क्यों नगद का जो है वो नगद को मैनेज करना, हैंडल करना जो है वो उनके लिए एक चुनौती होती है। तो रुपे क्रेडिट कार्ड का एक सबसे बड़ा फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आप सामान खरीदने जाते हैं, आप अपने कारोबार के लिए सामान खरीदने जाते हैं और वहां पर अगर आप नगद की जगह पर क्रेडिट कार्ड के जरिए करते हैं, और उसकी आपकी पहली शर्त यह है कि आपने जो योजना के तहत कर्ज दिया उसका समय पर भुगतान किया है, आपकी जो साख है, आपकी जो ऋण को लेकर के साख है, उस पर कोई प्रश्न नहीं है। और उसी साख के बदले में आपको ये एक रुपए क्रेडिट कार्ड दिया गया है जिसके जरिए आप सामान खरीद सकते हैं। और दूसरी बात आप इसमें ये भी देखिए कि इसमें कैशबैक इंसेंटिव भी है, यानी कि आप अगर डिजिटल माध्यम से लेन देन करते हैं तो जो सामान आप थोक में 10 रुपए का खरीद रहे हैं, उसमें अगर 1 रुपए का अगर आपको कैशबैक मिल गया या 50 पैसे का कैशबैक मिल गया तो आपकी लागत घट जाती है और आपके लिए मुनाफा बढ़ने के जो चांस है वो हो जाते हैं। तो ये रुपे क्रेडिट कार्ड दरअसल उनके साख की को एक पहचान देने की कोशिश की गई है। और ये एक और बात मैं आपसे रमा कहना चाहूंगा कि छोटे कारोबारी व्यापारियों के या इवन छोटे जो ऋण लेने वाले होते हैं, उनके अंदर ऋण चुकाने की जो बात होती है वो बहुत मजबूत होती है, बहुत बेहतर होती है। और ये बैंक ये बात रिजर्व बैंक भी अपने अध्ययन में, अपने रिपोर्ट में कह चुका है कि छोटे कर्जदाता जो है वो ज्यादा अनुशासित होते हैं कर्ज के भुगतान में। तो जरूरत इस बात की है कि हम उस अनुशासन को पहचाने और उस अनुशासन के आधार पर हम उनको सम्मान देने की कोशिश करें। और ये जो रुपे क्रेडिट कार्ड है उसी दिशा में एक पहल है। बिल्कुल, इसमें डिजिटल साक्षरता भी आती है और उसके लिए ये भी कहा गया है, क्योंकि ये भी एक बड़ी चुनौती के रूप में आता था, क्योंकि जब दूर दराज के इलाकों में इसे पहुंचाने की बात होती है या इस चेक की बात होती है कि जो सही व्यक्ति है उस तक ये पहुंचे, तो उसके लिए डिजिटल साक्षर होना भी बहुत ज़रूरी है। अब ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए जाएंगे जिसके बारे में जानकारी भी दी गई है, ये कितने महत्वपूर्ण इसमें साबित होंगे? देखिए, डिजिटल साक्षरता बहुत जरूरी है। और खास तौर पे होता क्या है कि आप जैसे जैसे डिजिटल का विस्तार होता है, उतने ही जो धोखाधड़ी करने वाले हैं, जो ठगी करने वाले हैं, वो उतने ही सक्रिय हो जाते हैं। तो हमें जरूरत इस बात की है कि हम ऐसे संकेतों को पहचाने जो हमें ठगी होने से हमें बचा सके, ऐसे संकेतों को पहचाने जो किसी भी तरह के डिजिटल फ्रॉड से हमको बचा सके। और इसके लिए बहुत जरूरी कि आपको साक्षरता दी जाए। देखिए, सामान्य सी बात है, आपके पास एक, जिसके कहते हैं ना कि एक आपके पास डिजिटल आईडी है, आप बैंकिंग से लेन देन करते हैं, आप मोबाइल बैंकिंग करते हैं, इन सभी में ओटीपी होता है, डबल लेयर का वेरिफिकेशन होता है। यही जानकारी उनको देनी है, क्योंकि देखिए साक्षरता महत्वपूर्ण है और उसके साथ साथ ये भी है कि उनके अंदर वो एक कोशिश करने की जो है वो क्षमता विकसित की जाए, ताकि इस तरह की गतिविधियां, जो ठगी की गतिविधियां होती है, उनको रोका जा सके। और ये भी देखा गया है कि आमतौर पर जो छोटे व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, उनको कई तरह के प्रलोभन जो है वो डिजिटल माध्यमों से दिए जाते हैं। तो इन प्रलोभन के झांसे में ना आए और वहां पर इस बात को वो सुनिश्चित करे कि उनका कारोबार एक अच्छे तरीके से चल सके और उनको किसी तरीके से नुकसान ना उठाना पड़े इस तरह की ठगी वाली गतिविधियों से। इसीलिए इस तरह के साक्षरता अभियान का महत्व काफी बढ़ जाता है। रमा, ये भी बात हमें याद रखना है कि भारत में वित्तीय साक्षरता वैसे भी बहुत ही कम है। इस तरह के डिजिटल साक्षरता के जरिए वित्तीय साक्षरता भी उसका विस्तार हो सकेगा और उनके अपने वित्तीय व्यवहार, अपने वित्तीय अनुशासन में भी जो है वो काफी सुधार देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, इस क्षेत्र में भी जो स्किल्ड वर्कफोर्स की हम लगातार बात करते हैं वो बढ़ती हुई दिखाई देती है। इसके साथ ही इसमें एफएसएसआई की मदद से जो स्वच्छता और फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग दी जाएगी, उसमें भी जो कौशल विकास है, डिजिटल
स्किल है या मार्केटिंग की हम लगातार जब बात करते हैं, क्योंकि ये जो व्यवसाय होते हैं बहुत सोच समझकर कई बार नहीं होते हैं ज़रूरत के मुताबिक, या फिर किन्हीं के पुश्तैनी व्यापार जो चल रहे हैं उसी में ही किसी का बेटा है या किसी के घर में आगे एक परंपरा चलती है तो वो इसे अपनाते जाते हैं। उसमें कितना वैल्यू एडिशन ये होगा जब वो स्वच्छता का भी ध्यान रखेंगे, एक विश्वास भी उनमें होगा, गुणवत्ता का भी ध्यान रखेंगे और अच्छे मार्केटिंग स्किल भी उन पर आएंगे। देखिए, दो बातें हैं कि आप एक सामान बेचते हैं, अच्छा सामान बेचते हैं तो आपके पास खरीदारों की कमी नहीं होती। अब अच्छा सामान बेचने के लिए आप गुणवत्ता पर किस तरीके से ध्यान देते हैं। एक और बात, जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि खाने पीने की आपने रेहड़ी लगाई है, वहां पर स्वच्छता किस तरीके की है, क्योंकि जो आपके पास आ रहे हैं खाने के लिए, किसी भी तरीके के खाद्य पदार्थ की आप बिक्री कर रहे हैं और वहां पे स्वच्छता नहीं है तो आपके पास ग्राहक नहीं आएंगे। तो ग्राहक को लाने के लिए ये भी जरूरी है कि आप अपने आसपास में किस तरीके के माहौल को बनाते हैं। अब आपके पास कोई दुकान या कोई बड़ा कोई शोरूम तो नहीं है जहां पर आप सफाई करेंगे, लेकिन आप अपने आसपास के इलाके में ही अगर सफाई रखते हैं, ग्राहकों को एक तरीके से आपके ऊपर भरोसा बनता है। दूसरी बात यहां पर यह है कि जो कन्वर्जेंस की बात कही गई है, देखिए आप जो इस योजना के मूल में जाएं, जब ये योजना शुरू की गई थी 2020 में, उस समय कोविड की बात थी और जैसा मैंने आपसे कहा कि अचानक कोई कहे कि हम अपने ई कॉमर्स के जरिए सामान बेचेंगे या मोबाइल के जरिए हम सामान बेचेंगे या उस पर हम किसी भी तरीके से प्रचार प्रसार करेंगे, वो संभव नहीं। इस तरह के छोटे कारोबारी व्यापारियों के पास इतना बजट नहीं होता है कि वो इस तरह का काम कर सके। लेकिन अगर आपके पास कन्वर्जेंस के माध्यम से एक खास एरिया में, जैसे 4 ऐसे रेहड़ी दुकानदार हैं, पट्टे के दुकानदार हैं जिनका सामान काफी अच्छा है, उनके बारे में अगर प्रचार प्रसार होता है कन्वर्जेंस के जरिए, तो भी लोगों के लिए एक आने का रास्ता बन जाता है कि अच्छा चलो उस इलाके में ये एक दुकानदार है जिसका खाना या जिसका सामान जो है वो काफी अच्छा है। आप रमा दोनों इस बात से वाकिफ हैं कि माउथ टू माउथ पब्लिसिटी का बहुत अहमियत होता है और इसमें डिजिटल कन्वर्जेंस जो है आज के दिन में काफी अच्छी भूमिका जो है वो अदा कर सकता है। बिल्कुल, अगर अच्छी क्वालिटी वो करते हैं तो उनका अपना ब्रांड बनाने में भी एक, जिसे कहते हैं कि एक रास्ता जो है वो दिखाई देता है। इस पर चर्चा हम जारी रखेंगे। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं स्वनिधि से समृद्धि की। और जो ये योजना है ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। पीएम स्वनिधि योजना की हम बात करते हैं जिस उद्देश्य को लेकर ये शुरू की गई थी, जिससे कि छोटे कारोबारी हैं, रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो अपने आप में अपना व्यवसाय शुरू करते हैं, किसी की मदद उन्हें नहीं मिलती है, उन्हें सरकार ने एक बड़ी मदद दी और उस मदद का जो असर हुआ वो बढ़ी हुई संख्या है। चाहे डिजिटल लेन देन हो, चाहे ऐसे जो व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, उनकी संख्या हो और उसके ज़रिए आगे बढ़ने की उनकी ललक हो और सरकार का इसमें साथ हो। और ये एक बड़ा जो फैसला है उनके लिए खुशी की एक बात लेकर आया है और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। शिशिर, हम बात कर रहे थे किस तरह से एक जो छोटा कारोबारी है वो अपना ब्रांड बना सकता है और अपने मार्केटिंग स्किल को भी बढ़ा सकता है, गुणवत्ता को बढ़ाकर, और जिस तरह से माउथ टू माउथ पब्लिसिटी की हम बात कर रहे थे। इसी के साथ ही ये जो लोक कल्याणकारी, अब ये जो मेले लगाए जाएंगे और इसमें जब हम ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, किस तरह की जानकारी उन्हें दी जाएगी और किस तरह से उन क्षेत्रों में पहुंचा जाएगा जहां पर अभी ये योजना उतना नहीं कर पाई है। जैसे कि हम बात करते हैं मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, वहाँ से काफ़ी अच्छे आंकड़े सामने आए हैं, लेकिन अभी भी कई राज्य ऐसे हैं जो दूर दराज के हैं या पहाड़ी इलाके हैं, हालांकि वेंडर्स की संख्या वहां पर कम है। तो उन्हें पहचान कर वहां से भी स्वरोजगार की दिशा में लोगों को आगे निकालने में ये कितना मदद करेगा? तो देखिए, अगर आप इस योजना की अभी तक बात करें, जहां पर मूल रूप से जो है हम लोग कहते हैं ना स्टैट्यूटरी टाउन्स, यानी कि जो अधिसूचित शहर हैं वहीं तक सीमित है। अब इस योजना का विस्तार जो है वो सेंसस टाउन्स तक किए जा रहे हैं, पेरी अर्बन एरियाज, यानी कि जो अर्ध शहरी आप कह सकते हैं एक तरीके से, वो या शहरों के जो बड़े शहर हैं या छोटे शहर हैं उनके बिल्कुल सीमा पर बसे हुए हैं, उन सब जगहों पर भी जो रेहड़ी पटरी कारोबारी हैं उनको इस योजना का फायदा मिलेगा। देखिए, ब्रांडिंग बहुत ही आज के दिन में महत्वपूर्ण है। कोई भी सामान
आप बड़े दुकानों में एक ऑर्गेनाइज रिटेल में जो है वो ब्रांड की कीमत उसमें काफी ज्यादा होती है। आप खुद ही महसूस करेंगे कि एक दुकान में एक जो सड़क पे रेहड़ी पे जो एक जो सामान बिक रहा है उसकी कीमत बढ़ जाती है खास दुकान एक खास ब्रांड की वजह से। तो ब्रांड वैल्यू इन्हांस करना, ब्रांड वैल्यू को बढ़ावा देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम जब उसे कर्ज दे रहे हैं, हम जब उसे सहायता दे रहे हैं, उस सहायता की बदौलत अपने कारोबार को वो और कैसे बेहतर बना सकता है। और कारोबार को बेहतर बनाने के लिए ब्रांडिंग बहुत महत्वपूर्ण है। ये छोटे कारोबारी व्यापारी कोई ब्रांडिंग मैनेजर की मदद तो ले नहीं सकते, इनके पास इस तरीके के साधन नहीं है। लेकिन आप डिजिटल कन्वर्जेंस के जरिए इन कारोबारी व्यापारियों की अगर मदद कर सके, इनकी बात और इनकी पहचान अलग अलग जगहों तक पहुंचा सके, लोगों तक पहुंचा सके, तो वो काफी मददगार साबित होगी। वही इस योजना में, इस ट्रेनिंग में इस बात पर भी जोर है कि आप अपने आप को एक बेहतर ब्रांड के रूप में कैसे विकसित कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा ब्रांड नहीं होगा, ऐसा नहीं उसकी वैल्यू लाखों करोड़ों में होगी, लेकिन एक ऐसा ब्रांड होगा जो कि स्थानीय स्तर पर एक मजबूती के साथ खड़ा होगा। ये कोशिश इस योजना की। बिल्कुल, ये भी इसमें जानना अहम रहेगा कि स्वरोजगार की दिशा में ये कितना स्थायी समाधान जो है वो दिखाई देता है। लगातार प्रधानमंत्री भी करते हैं कि नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले आप बनिए। निश्चित तौर पर देखिए, अभी के समय में एक बड़ी परेशानी, एक बड़ी चुनौती ये भी है कि सभी को नौकरियां नहीं दी जा सकती, ये एक हकीकत है। और दूसरा ये भी है कि हम लोग नौकरियों का मतलब ये समझते हैं कि अगर एक सरकारी नौकरी मिल जाए तो वही नौकरी है, लेकिन नौकरी और रोजगार दो अलग अलग चीजें हैं। हम रोजगार की जब बात करते हैं तो आपके लिए कि आप अपनी जीविका, अपने जीवन यापन को कैसे आप कर सकते हैं, आप अपने परिवार के लिए जीवन यापन का साधन कैसे मुहैया करा सकते हैं, जो आप पर निर्भर हैं उनके लिए किस तरीके से मदद कर सकते हैं, और आप और 4 लोगों को कैसे काम दे सकते हैं। देखिए, एक रेहड़ी कारोबारी जो होता है, पटरी पर कारोबार लगाने वाला जो कारोबारी होता है, वो अकेले नहीं होता, उसके साथ 2-3 लोग और काम पे लगे होते हैं, जिनके कौशल्य या जिनकी आप शिक्षा की बात करें वो बहुत ही कम होगी, लेकिन उनको रोजगार मिलता है। तो अभी के समय में ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम रोजगार को बढ़ावा दें। नौकरियों की बात जहां तक है उसकी अलग से चर्चा की जा सकती है, रोजगार को बढ़ावा देना है तो इस तरह की योजनाएं जो हैं, जो आपकी पूंजी मुहैया कराती है, वो भी पूंजी ऐसे जो कि आपके अंदर अनुशासन, वित्तीय अनुशासन को जगाते हुए कर रही है, तो वो आपके कारोबार व्यवसाय को बढ़ाने में काफी मददगार होगा। बिल्कुल, और इसमें ये भी अहम हो जाता है जब हम बात करते हैं, जिस तरह के आंकड़े आए हैं कि 3000 से ज़्यादा जो शहर हैं उसमें 46 लाख के करीब जो डिजिटल प्रोफाइल हैं वो तैयार भी कर लिए गए हैं। तो अपने आप में इसमें पूरी नज़र रखी जा रही है। और जिस तरह से इसकी शुरुआत हुई, क्योंकि जब हम चैलेंजेस देखते हैं, जो बैंकिंग व्यवस्था थी वो एक बड़ा इसमें चैलेंज थी, जो मिडल मैन थे वो इसमें बड़ा चैलेंज थे, जो ऋण लेने की आकस्मिकता थी वो इसके अंदर एक बड़ी चुनौती बढ़कर सामने आती थी। तो किस तरह से इन सभी पर एक गहन विश्लेषण के बाद काम किया गया है, और किस तरह से एक आम व्यक्ति भी अगर अपना कारोबार शुरू करना चाहता है बहुत छोटे स्केल से, तो वो भी बिना किसी रुकावट के कॉन्फिडेंस के साथ उसको शुरू कर सकता है। देखिए, कारोबार शुरू करने के लिए आपको पूंजी चाहिए, चलाने के लिए पूंजी चाहिए, और वहां पर आप इस तरह की बैंकिंग व्यवस्था में आप शामिल होते हैं। आप देखिए, बैंक में आप जाकर के बेसिक सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, आप बैंक में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत आप खाता खोल सकते हैं, और उनमें वो सारी सुविधाएं मिलती है जो एक सामान्य बैंकिंग व्यवस्था के लिए जरूरी है। ये आपके लिए नहीं है कि आपको कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको जो है फैसिलिटी दी जाए, लेकिन सामान्य बैंकिंग सुविधा, यानी कि बैंक में पैसा जमा कराना और बैंक से पैसा निकालना, और वो पैसा जो जमा हो रहा है उस पर आपको किस तरीके से एक तरीके से आपको ओवरड्राफ्ट मिल रहा है, आपकी साख कैसे मजबूत हो रही है, आप नियमित तौर पर भुगतान करते हैं। यहाँ पर यह भी बात महत्वपूर्ण है कि जब ये आप कहीं पे कारोबार कर रहे हैं और आप सामान खरीदने जाते हैं और वहां पर आपके पास नगद नहीं है, लेकिन क्रेडिट कार्ड के जरिए, जो रुपए आधारित क्रेडिट कार्ड है उसके जरिए आप लेन देन करते हैं, जिसमें 1600 रुपए तक आपको कैशबैक मिल रहा है। तो ये सारी चीजें जब बैंकिंग व्यवस्था के जरिए आपको मुहैया कराई जाए, और महत्वपूर्ण बात यह है कि बैंक खाता खोलना आपके लिए उतनी चुनौतीपूर्ण ना हो। आपको क्या चाहिए? जो बेसिक चीजें हैं, आपके पास आधार, उमन देश के हर जो नागरिक हैं उनके पास आधार हो चुका है, आधार की संख्या अगर आप देखेंगे तो वो अच्छी खासी संख्या पहुंच चुकी है।
तो जब आधार हर किसी के पास मौजूद है, यानी कि अपनी उसकी एक पहचान मौजूद है, तो बैंकिंग व्यवस्था में शामिल होना उसके लिए चुनौतीपूर्ण नहीं हो जाता है। और बैंकिंग व्यवस्था में शामिल होने के बाद संगठित तरीके से, संगठित क्षेत्र से पैसा हासिल करना वो उसके लिए आसान होता है। और ये बात याद रखना रमा, कि हम लोग देखते हैं कि जब आपको आकस्मिक जरूरत होती है तो आपके आसपास लोग मदद करने को तो तैयार होते हैं, लेकिन उसको वो कीमत वसूलते हैं। यानी कि हमारे यहाँ जो साहूकारी व्यवस्था है, सूद की व्यवस्था है, ये कहीं ना कहीं उस व्यापारी के लिए जो थोड़ा बहुत भी कमाने का रास्ता बनता है उसमें कहीं ना कहीं बट्टा लगा देता है। आप संगठित क्षेत्र में जाते हैं, वहां पर आपको एक निश्चित ब्याज दर पर ही आपको पैसा चुकाना होता है। तो बैंकिंग व्यवस्था में शामिल होना आपके लिए वित्तीय तौर पर कितनी मदद कर सकता है, ये इस योजना के जरिए संभव हो पाया। बिल्कुल, और ये आंकड़े भी बताते हैं, जब 47 लाख से ज़्यादा लाभार्थियों को 557 करोड़ रुपए वितरित किए गए, डिजिटल लेन देन इसका हुआ और इसमें 241 करोड़ रुपए का कैशबैक भी मिलता है। तो ये इसकी पुष्टि करता है अपने आप में। और जिस तरह से हम कॉन्फिडेंस की बात कह रहे हैं, सही व्यक्ति तक इस योजना की पहुंच की बात कह रहे हैं, तो वो भी अपने आप में काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। तो देखिए, कैशबैक आपके लिए क्या है? कैशबैक एक तरीके से प्रोत्साहन है। आपने कहा कि आप नगद जी रमा, बिल्कुल, प्रोत्साहन, ये अपने आप में प्रोत्साहन एक दिया गया है जिससे कि वित्तीय अनुशासन जो है वो लगातार बना रहे। बिल्कुल, और आप जो है नगद की व्यवस्था से डिजिटल में जाते हैं। देखिए, हिंदुस्तान में अभी भी 90% से ज्यादा लेन देन नगद में होता है, लेकिन सरकार और रिजर्व बैंक दोनों की कोशिश यह है कि किस तरीके से ज्यादा डिजिटल लेन देन किया जा सके, जिससे कि नगद पर निर्भरता जो हो कम हो सके। और नगद पर निर्भरता कम होगी, उसके लिए आपको शुरू में कहीं ना कहीं आपको प्रोत्साहन देना। तो ये कैशबैक क्या है? एक प्रोत्साहन है। आपने 200-250 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का जिक्र किया, वो तो सभी को मिला जुला करके, एक छोटे व्यापारी को अगर 1600 रुपए का कैशबैक मिल रहा है, रेहड़ी पटरी व्यापारी को, तो उसके तरीके से उसके मुनाफे में सीधे जुड़ रहा है। तो डिजिटल व्यवस्था में आने का एक प्रोत्साहन देना और उसके मुनाफे में बढ़ोतरी करना। अब हो सकता है कि आने वाले समय में इस प्रोत्साहन का स्वरूप कुछ और होगा, लेकिन जब वो इसके लिए बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि इसके ऊपर पूरी तरह से निर्भर हो जाएंगे, इसको अपनाने के लिए वो पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे, तो वो इन प्रोत्साहन की चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि ये देखेंगे कि नगद से लेन देन और डिजिटल लेन देन के बीच में लागत का अंतर क्या होता है। क्योंकि आप जब मान लीजिए कि दिन भर आप नगद जमा करते हैं, नगद जमा करने के बाद आप उसको बैंक में जमा कराते हैं, घर पे जमा रखते हैं, उसमें कहीं ना कहीं, चलिए बैंक में आपने जमा करा दिया तो वो तो ठीक है, लेकिन आपने घर में रखा तो असुरक्षा होती है। आपके पास खुद के पास भी जो नगद है उसको लेकर के भी एक चुनौती होती है। कई बार आपके पास जो है वो कटे फटे पुराने नोट भी आ जाते हैं, जिसपे आपको पूरे रकम नहीं मिलती है। तो ये सारी जो चुनौतियां हैं नगद की व्यवस्था से, उससे आपको निजात मिल जाता है डिजिटल की व्यवस्था में जाने से। बिल्कुल, एक और अहम इसमें जो बात आती है, इस पूरी योजना की बात करते हैं, राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, इसे 2 बार पुरस्कार भी मिल चुका है। 2023 में प्रधानमंत्री पुरस्कार, 2022 में भी ये पुरस्कृत हो चुकी है। अपने आप में ये अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जब हम बात करते हैं किस तरह से ये जो छोटे कारोबारी हैं, छोटे दुकानदार हैं, रेहड़ी पटरी वाले हैं, व्यवहारिक रूप से बात करें तो बड़े बाजारों से उन्हें किस तरह से जोड़ती है। देखिए, एक रेहड़ी पटरी कहने को रेहड़ी पटरी का है, लेकिन अगर आप पूरे व्यापार की व्यवस्था को देखेंगे तो आज भी कई छोटे शहरों में, मझोले आकार के शहरों में साप्ताहिक जो बाजार होता है वो वहां के कारोबार व्यवसाय के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, जहाँ पे हम आप बैठे हुए हैं, वहां भी कई इलाकों में साप्ताहिक बाजार लगता है, जो कि रेहड़ी पटरी वाले जो है वो सप्ताह में एक दिन इस बाजार में, दूसरे सप्ताह दूसरे बाजार में जाकर के सामान की खरीद बिक्री करते हैं। आप अगर बड़े कारोबारियों की बात करते हैं, उनके कारोबार की कुल कितना कारोबार हुआ उसकी चर्चा करते हैं, वो रकम तो सार्वजनिक होती है, लेकिन इन जो छोटे कारोबारी जो हैं, रेहड़ी पटरी वाले हैं, इनका कुल अगर आप देखेंगे तो उन बड़े कारोबारियों से कई गुना ज्यादा होता है। और दूसरी बात यह है कि जो हम कहते हैं ना कि मध्यम वर्ग की अर्थव्यवस्था में इन रेहड़ी पटरी वालों की बहुत बड़ी भूमिका है, और उस अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, खास तौर पे ये देखते हुए कि जब आप विकसित भारत की संकल्पना में मध्यम वर्ग की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है, वहां पर इन रेहड़ी पटरी वालों को प्रोत्साहन दिया जाना मध्यम वर्ग के लिए एक काफी बड़ा राहत
उनके लिए साबित होगा। बिल्कुल, एक छोटा सा सवाल आपसे और करना चाहेंगे। जिस तरह से लगातार इसमें विस्तार हो रहा है, जिस तरह से इसके आंकड़े सामने आए हैं और जिस तरह से इसमें जो दिलचस्पी है वो सभी की बढ़ रही है, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत लगातार मिसाल कायम कर रहा है, क्या ये भी एक अगला भारत के लिए मॉडल बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। देखिए, आप संख्या अगर देखेंगे तो रेहड़ी पटरी वालों की संख्या कितनी, इसका हमारे पास कोई अभी बहुत ताजा अनुमान नहीं है, लेकिन एक बात होता है कि एक करोड़ों में है। और आप जब दुनिया को यूपीआई का एक मॉडल देते हैं जिसको दुनिया पहचानती है, तो स्थानीय कारोबारियों को प्रोत्साहन देने की आपकी योजना की पहचान आज राष्ट्रीय स्तर पर बनी है, कल होकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वही मान्यता मिलेगी। और संभव है कि अगले 4 से 5 सालों में हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक की रिपोर्ट में इसका खास तौर पर जिक्र होगा। बिल्कुल, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। जो स्वरोजगारी हैं, जो छोटे कारोबारी हैं, वो और आगे बढ़ें, आत्मनिर्भर बने और विकसित भारत की संकल्प यात्रा में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में सामने आए। बहुत शुक्रिया शिशिर, तमाम जानकारी के लिए और इतने महत्वपूर्ण विचार हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ चर्चा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।